आपके चैनल में आपका फिर से स्वागत है बच्चों। हम लोग हिंदी की क्लास को पढ़ रहे थे, तो आज समझते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ तो पैरा ही हल करते हैं, लेकिन उसमें विशेषण शब्द आता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की चूंकि विशेषता बताता है, तो आज हम लोग समझते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तब आगे बढ़ेंगे, तब ये देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम जब हम जान जाएंगे तब ये देखेंगे कि उसकी विशेषता कौन बता रहा है। तो आपको समझ में ठीक से बात आ जाएगी। आप जान ही नहीं पाएंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है और कौन विशेषता बता रहा है। तो उससे पहले थोड़ा सा समय भले लग जाए, ये जानने की आवश्यकता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है। जरा समझते हैं कि ये देखिए, संज्ञा शब्द लिखा है। इसके उस पे न जाइए कि तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसे समझिए कि जिस शब्द के द्वारा 3 शब्द याद रखिए तो आपको हमेशा आसानी हो जाएगी। व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए और स्थान। ब से 2 है और एक 3 स्थान से। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का बोध हो, वो संज्ञा शब्द है। जैसे रमेश कह दिया हमने या दिनेश कह दिया, तो क्या शो हो रहा है, ये तो व्यक्ति है। मैंने अस्पताल शब्द नाम ले लिया, चौराहा नाम ले लिया या खेल का मैदान नाम ले लिया, ये कोई स्थान है। हमारे इस चौराहा शब्द कहने से आपके मन मस्तिष्क में एक बात बैठ गई कि ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों या 4 रास्ते आके मिलते हों। आप जान गए। अस्पताल अगर हमने कह दिया तो आप समझ गए कि अस्पताल वो स्थान है जहाँ लोगों की चिकित्सा होती है, दवा मिलती है। स्कूल का हमने नाम ले लिया तो आपके मन मस्तिष्क में बात आ गई कि स्कूल ऐसे होता है जहाँ बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। फिर हमने मंदिर ले लिया, मंदिर भी एक स्थान है। तो मंदिर या मस्जिद कहे तो आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि हाँ, ये पूजा स्थल होता है, ये संज्ञा है। तो व्यक्ति, वस्तु, जैसे स्कूटर का नाम ले लिया हमने, ये हमने पेन लिया है, इसका नाम ले लिया, पेंसिल नाम ले लिया, और कोई सामान नाम, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आजकल आप लोग खूब देख रहे हैं, इसी से आप पढ़ते सीखते भी हैं। तो क्या है, ये संज्ञा है। क्यों कि ये कोई वस्तु है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब चूंकि संज्ञाएं कई तरह की होती हैं, तो हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई हमसे गहराई में पूछ लिया कि आखिर संज्ञा कितने तरह की होती है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, रटेंगे नहीं। किसी विषय वस्तु को आंख मूंद के रटने से अच्छा है कि हम उसको ठीक से ध्यान से समझ लें, तो हमें बोझिल नहीं होगा, वो ज्ञान हमारे लिए सरल हो जाएगा। हम आसानी से कभी भी, आज ही नहीं कभी भी, हम उसको पहचान लेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है और अपने काम को चला लेंगे। जरा देखते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद। मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद बताया जा रहा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया स्वामी विवेकानंद, तो आप जान गए व्यक्तिवाचक है। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, या किसी का भी नाम लिए, चूंकि एक नाम ले रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कह रहे हैं। तो चूंकि हमने किसी व्यक्ति पर्टिकुलर का नाम लिया है, तो इसके माने ये संज्ञा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये देख लिया हमने, ठीक है। और दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द से जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, पशु। पशु क्या है, पशु कह दिए तो पशु कोई भी हो सकता है, पूरी पशुओं की जाति हो सकती है। पक्षी कह दिए तो पूरी पक्षी जाति, पक्षियों की बहुत तरह की जाति हैं, लेकिन हमने कह दिया कि तमाम पक्षियां वहाँ तालाब में इकट्ठा हुई थी और हमने आज देखा है।
तो पक्षी से क्या हो गया कि पक्षी से एक पक्षी जाति का बोध हो गया कि आप समझ गए कि ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दें कि आज मैदान में बहुत से घोड़े दिखे थे, तो घोड़े क्या हैं, एक समूह है, एक जाति है, तो तमाम तरह के घोड़े हो सकते हैं, तो घोड़े हमें दिख गए, तो हम समझ गए कि ये जाति। जब किसी शब्द से पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध होता है, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जान जाते हैं। जैसे भी मान लीजिए फूल कह दें, तो फूल तमाम तरह के होते हैं, लेकिन फूल एक शब्द कह दिया गया तो पूरे फूलों की जाति आ गई। पुस्तक कह दिया, पुस्तक भी तमाम तरह की हैं, लेकिन पुस्तक में क्या है कि जैसे पूरी समूह का या जाति का बोध होगा कि ये सारी की सारी पुस्तकें हैं, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। फिर भाववाचक संज्ञा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी खास अवस्था को सूचित करते हैं, जैसे वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, लंबाई, बचपन आदि। इसे हम, ये भाव है ना, जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, बचपन है, लंबाई है, थकान है, ये भाव को बता रहे हैं। ये दिखता नहीं है, लेकिन ये दिखता भी है। जैसे मिठास है, अनुभव की चीज़ है, बुढ़ापा थोड़ी दिखने वाली चीज़ है, थकान अनुभव की चीज़ है, ऐसे ही लंबाई है, बचपन है आदि है, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। अच्छा, फिर अगला है, हम देख रहे हैं चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम, द्रव्य माने वैसे भी होता है, आप जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के, जैसे सोना, लोहा, घी, दूध, तेल। अभी हमने देखा था मैटर या द्रव्य कहते हैं ना, जैसे गेहूं है, चावल है, सोना है, लकड़ी है, कोई भी चीज़ है जो वस्तु है, द्रव्य है, उसको कुछ न कुछ तो हम बुलाएंगे ही, लेकिन अब अगर संज्ञा शब्द बुलाए तो उसमें किस संज्ञा में आएगा वो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मान लीजिए सोना है, लोहा है, सोना लोहा वस्तु तो है ही, घी है, दूध है, तेल है। अगर ऐसे हम कहें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वाले तर्ज पे पहली लाइन को ध्यान दें, तब तो ये है ही संज्ञा शब्द, तो हमें दिख ही रहा है कि वैसे सोना हमने रखा है, घी रखा है, तेल रखा है, इधर चावल रखा है, तो वस्तु है तो संज्ञा है। लेकिन ये हो कि कैसी संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चूंकि ये सामान है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, हम समझ जाएंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आएगा। जैसे इसमें है समूहवाचक संज्ञा। क्या है कि संज्ञा में हम कहीं भटके नहीं, इसके लिए थोड़ी थोड़ी विशेषता के आधार पर विद्वानों ने संज्ञाओं को बांट दिया। जैसे समूहवाचक एक संज्ञा, समूह में क्या है, जैसे स्कूल में बच्चे, तो बच्चे क्या हैं, बच्चों का एक समूह है। क्रिकेट के खिलाड़ी, तो क्या है, एक समूह है। सेना में तमाम लोग हैं, सेना का एक समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है जब ऐसे व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए हम सेना को ही ले लें, तो सेना में क्या है कि तमाम तरह के लोग हैं, एक समूह, एक टुकड़ी बनी हुई है, तो उसको व्यक्ति तो है ही, संज्ञा तो है, ये पक्का ही है। अब ये देखना है कि किस टाइप की संज्ञा है, तो हम ये देख लेंगे कि ये चूँकि समूह में एक समूह को सूचित कर रहा है कि ये जो टुकड़ी बैठी हुई है या ये जो 20 लोग बैठे हुए हैं, ये सब के सब सेना के लोग हैं, तो हम क्या समझ पाएंगे कि एक समूह है और समूहवाचक संज्ञा है। जब संज्ञा के उसमें चलेंगे विभाजन में, तो हमें समूहवाचक संज्ञा दिखेगी। ठीक है, तो कुल मिला के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। फिर ये जरा देखने की जरूरत है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्यों हम सर्वनाम ले आए, क्या आवश्यकता है सर्वनाम की, इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। जैसे अभी हम कह दें कि विनीता एक अच्छी लड़की है, वो पढ़ने में भी अच्छी है, खेलती भी अच्छा है, इवन देन वो बढ़िया सा खाना भी बना लेती है और रेगुलर पढ़ने आती है।
हम बार बार उसी विनीता 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 नाम लें तो है तो संज्ञा, चूंकि बात उसी के विषय में हो रही है, लेकिन वाक्य का सौंदर्य थोड़ा बिगड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि विनीता एक अच्छी लड़की है, वो पढ़ने में भी अच्छी है, वो खाना भी अच्छे से बना लेती है, वो कभी कभी सुंदर भजन भी गाती है, और वह लड़की रेगुलर स्कूल आके अच्छे से पढ़ाई करती है। तो क्या हुआ, एक बार हमने विनीता शब्द कहा, उसके बाद उसके स्थान पे जो वह शब्द प्रयोग किया वो सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जरूरत क्यों है? जरूरत इस नाते है कि उसी संज्ञा शब्द के बार बार दोहराव होने से वाक्य अच्छा कुछ नहीं लगता, और वह कह देने से दोहराव भी नहीं होता है और वाक्य हमारा अच्छा लगता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहा जाता है, और वह भी संज्ञा जैसा ही महत्व रखता है। तो संज्ञा को भी हम लोगों ने सीखा। अब सर्वनाम को देखेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं और कैसे हैं, जरा ये समझें। फिर जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों को ठीक से समझ पाएंगे तब आगे जब हम विशेषण पे जाएंगे तो चूंकि वहाँ ये कहना होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण है, तो आपको ठीक से समझ में बात आएगी। जरा देखते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, कोई भी शब्द है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होगा वो सर्वनाम कहा जाएगा। सर्वनाम के भी इसी तरह से कई भेद हैं। अब देखते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी खैर 3 है, लेकिन बस इतना जानिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे 2 बच्चे दिखें, एक बच्चा कहे कि यह मेरा भाई है, पक्का हो गया कि यह मेरा भाई है, तो ये निश्चय हो गया। या ये मेरी गाड़ी है, या ये मेरा स्कूल है। ऐसा कहने से क्या तात्पर्य हो रहा है कि ये पक्का है कि ये मेरा ही स्कूल है। तो यहाँ निश्चयवाचक यह शब्द स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है कि स्कूल जो स्थान है उसी के लिए बता रहा है, संज्ञा शब्द के स्थान पे प्रयोग हो रहा है, तो सर्वनाम तो है ही, लेकिन निश्चयवाचक इस नाते है कि ये पक्का है, निश्चित है कि ये मेरा ही स्कूल है, या ये मेरा ही भाई है, या स्कूटर ये मेरी ही है, तो पक्का हो गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अगर ऐसा आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा भी दौर आ सकता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कह दें कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ में क्या है एकदम पक्का नहीं है कि कितने थे, संख्या में कितना था, कितने बच्चे थे, कितने लोग थे। जैसे हम एक अनुमान मोटा मोटा देख लिए, बता दिए कि संख्या बिल्कुल फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। अगर ऐसा कहीं अवसर आ रहा है तो हम उसको मानेंगे कि अनिश्चयवाचक हो सर्वनाम है। जैसे देख लीजिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए, निश्चितता नहीं है, बोध न कराए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ दुर्घटना हुई है, किसी ने, पक्का नहीं है किसने किया, किसी ने कर दिया कि पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ दुर्घटना हुई है, प्लीज़ आप लोग आ जाएं। तो जब ये किसी शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, सर्वनाम तो है ही, लेकिन वो जो है निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब कुछ शब्द होते हैं जो सर्वनाम तो हैं ही लेकिन वो जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जो करता है सो भरता है, तो जो और सो ये क्या है, सर्वनाम तो है ही, साथ ही साथ ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध बताने का काम कर रहे हैं कि जो करता है कामा सो भरता है, या जैसी करनी वैसी भरनी, ये बता रहे हैं ना, जैसी और वैसी। अगर ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हों तो हम समझ जाएंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर
प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा भी हो सकता है कि जो वाक्य बने, कौन खेल रहा था, तो कौन क्या है, ये चूंकि खेल रहा था कोई न कोई, तो कौन शब्द सर्वनाम तो बता ही रहा है, साथ ही साथ प्रश्नवाचक सर्वनाम बता रहा है कि कौन खेल रहा था, तो ये शब्द बता रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कहाँ खेल हो रहा था, क्यों खेल हो रहा था, तो कहाँ, क्यों, कौन खेल रहा था, ये सारे शब्द सर्वनाम तो हैं ही, चूंकि ये प्रश्न के रूप में आए हैं हमारे सामने, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। फिर एक सर्वनाम और बचा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। निज माने खुद का होता है, निज, निजी कहते हैं ना, ये मेरा निजी मकान है, तो निज माने खुद का, तो वही शब्द है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। मैं स्वयं अस्पताल गया, मैं खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम है। और देखिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा, वे यहाँ अपने आप आए हैं, माने कोई बुलाया नहीं, वे यहाँ अपने आप आ गए हैं। अगर ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है तो हम लोग छांट लेंगे कि भाई खुद की बात हो रही है ना, मैं खुद ही चला जाऊंगा, वे यहाँ अपने आप आए हैं, कोई बुलाया नहीं, माने खुद के लिए है। तब जहाँ ऐसा शब्द आएंगे, निज माने निजी, तो हम जान जाएंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ प्रश्नों से शुरुआत हुई वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ संबंध दिखे वहाँ हम ये मान लेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में आप जान ही जाएंगे, कुछ लड़के खेल रहे थे, तो कुछ मतलब पक्का नहीं है कितने हैं, तो संख्या, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ एकदम निश्चित है वहाँ हम कहेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्ति का वो रहेगा, किसी व्यक्ति के स्थान पे जब प्रयोग होगा तो वहाँ हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम के जानने के बाद जब हम लोग विशेषण सीखेंगे तो हमको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है।